डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। प्यारे दोस्तों, इससे कबल आप मसीहा की 120 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 121 मुलाहिज़ा फरमाए। इनमें आमिर खान और शाहरुख खान थे। अक्षय और मियाँ जैकी शेरफ थे, जो वाकई मियाँ बने नजर आ रहे थे। सफेद दाढ़ी और मूछें और फरवई माइल मगर कद्दावर। इनके हमरा बेटी और बेटा टाइगर शेरफ भी थे। टाइगर शेरफ जिसने खुद भी अदाकारी के मैदान में कदम रख दिया था। अदाकाराओं में दीपिका, शाहरदरा कपूर और कतरीना कैफ के अलावा अजय देवगन और इनकी अदाकारा बेगम काजल भी थी। कुछ हदायतकार और प्रोड्यूसर्स भी थे। मुझे हैरत थी कि शंकर चाकिया, जो एक नंगे इंसानियत आदमी था, यहाँ किस कदर मुअज़्ज़ज़ बना नजर आ रहा था। कोई ठोस सबूत होता मेरे पास तो मैं इधर ही उसकी नेक नामी का पोल खोल कर रख देता। सच्ची कहा है किसी ने कि मालो दौलत बड़े बड़े ऐब छुपा लेता है। इनमें काजल और कतरीना कासी पुरकशिश नजर आ रही हैं। मैंने तारिक से कहा, फिल्मी अदाकाराओं से अपना ध्यान हटाकर शंकर चाकिया के इन गार्ड्स पर ध्यान रखो, जो यहाँ स्टेज पर मौजूद एक एक को एक्सरे जैसी नजरों से घूर रहे हैं। तारिक ने मुझसे कहा, गार्ड्स वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा, फिल्मी अदाकाराओं से ध्यान हटाओगे तो दिखाई देंगे ना तुम्हें। तारिक जैसे जल कर बोला, कम से कम 8 लंबे तिरंगे सूट पोश आदमी जो इस काबिल रश्क जोड़े के गिर्द जरा फासले पर खड़े हैं, वही गार्ड्स हैं और इनके पास लिबास में जदीद असलहा भी है। तुम्हें कैसे पता? मैं हमनक सा बन गया। इनकी चाल ढाल, चौकन्नापन और बॉडी लैंग्वेज बता रही है। मेरे मुंह से निकला। अब हमने कहाँ का कसरत करना है? अभी तेल और तेल की धार देखते रहो खामोशी से। तारिक सरसराया, लेकिन दूसरे लम्हे उसके मुंह से बेख्तियार बरामद हुआ था, ओहो, एक हमारी जानिब आ रहा है। होशियार कहते हुए तारिक मेरे साथ लग गया था और साथ ही मुझे एक्टिंग करते रहने को कहा। मैंने कनखियों से इस तरफ देखा भी। एक लंबा तिरंगा सूट पोश चौकन्ना अंदाज में हमारी जानिब घूरता हुआ तेज तेज कदमों से चला रहा था। तारिक मेरे साथ अटकलियां करने लगा, जो मुझे करना चाहिए थी। लाचार मैंने भी उसके साथ यूं ही हंसना मुस्कुराना शुरू कर दिया। ताजी तारिक ने मुझे एक जानिब तेजी से खिसकने का भी कहा। हम दोनों स्टेज पर खड़े दीगर मेहमानों के दरमियान घुसने लगे। वहां जाकर थमे तो वो बदबख्त सूट पोश दरमियान से रास्ता काट कर हमारे करीब आ गया। हमने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। सर, जस्ट अ मिनट, उसने मुझसे गंभीर लहजा में कहा। यस प्लीज, मैंने उसकी तरफ देखकर कदरे चौंकने वाले अंदाज में कहा। आप दोनों जरा मेरे साथ तशरीफ लाइएगा, उसने कहा। मगर क्यों, खैरियत तो है? क्या मेहमानों के साथ यहाँ ऐसा सलूक किया जाता है? इस बार मेरे बजाय तारिक जनाना आवाज में उससे बोला। चंद लोग हमारी जानिब गर्दनें मोड़ कर देखने लगे, जिससे सूट पोश कुछ खज्जल सा हुआ। जाहिर है वो कोई बदमजगी पैदा किए बगैर अपना मकसद पाना चाहता था और तारिक उसकी कमजोरी से वाकिफ था। अब सिर्फ अपना इनविटेशन दिखा दें प्लीज, वो होले से बोला। अंदाज ऐसा ही था जैसे हमारे लिए कुछ डिस्टर्ब करने का कह रहा हो। तुम हमारे इंसल्ट कर रहे हो, बाहर हम इनविटेशन दिखा चुके हैं, तारिक गुस्से से बोला। अब हम तब ही इनविटेशन दिखाएंगे जब यहाँ मौजूद सब लोग अपना इनविटेशन कार्ड दिखाएंगे। तारिक की बात माकूल थी। गार्ड खिड़बड़ा सा गया और इसी वक्त उसके कॉलर पर लगे ईयरफोन पर किसी ने उससे कुछ कहा और जिसे सुनने के बाद उसने हमसे मुआज़त की और वापस लौट गया। मैंने देखा वो बेनीलो मराम वापस अपनी जगह पर लौट गया और वहां उसका एक साथी हमारी जानिब इशारा करते हुए उसे कुछ समझाने लगा। अब ये लोग हम पर कड़ी निगाह रखेंगे, मोहतात रहना। तारिक ने मेहमानों के दरमियान खुलते मिलते हुए मुझसे कहा। तब फिर हमारे यहाँ ज्यादा देर मौजूद रहना मुनासिब नहीं, हमें चैनल बदलना पड़ेगा। मैंने संजीदगी से तारिक को तजवीज़ सुझाई। गुड, सही कहा तुमने, अब आहिस्ता आहिस्ता वापसी इख्तियार करो। इसके बाद हम दोनों हंसते और अटकलियां करते स्टेज से नीचे उतर आए। साथ ही मैंने कनखियों से उस तरफ देखा जहां वो 2 गार्ड्स मौजूद थे। इनमें से वही पहले वाला गार्ड दोबारा हरकत में आया और इस बार हमारी तरफ बढ़ने के बजाय दूसरी जानिब गायब हो गया। इसे यकीनन ऐसा रास्ता मालूम था जहां उतर के वो हमारे पीछे लग सकता था। तारिक और मैं स्टेज से उतरे ही उस तरफ को बढ़ गए जहां हमने वेटर्स की फौज देखी थी। वहां इनका रेस्ट रूम टाइप का कमरा था। हम दोनों इसमें घुस गए। दूसरी जानिब दरवाजा था। वहां हमने 2 वेटर्स को थके थके अंदाज में जाते देखा। तारिक के ज़हन में न जाने क्या तरकीब आई, वो इनके पीछे हो लिया। दूसरी जानिब हाल सा कमरा था और वहां मुख्तलिफ अशिया रखी थी। साथ एक छोटा सा कैबिन था। तो मैं इधर ही रुको, मैं अभी आता हूँ। तारिक मुझसे ये कहकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में वो लौटा तो मैं हैरान रह गया। वो अब एक वेटर की वर्दी में था, गोया वो एक मर्द के बहरूप में था। इसके हाथ में दूसरी वर्दी भी थी। वो मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला, इसे इधर ही खड़े खड़े पहन लो जल्दी। और मैंने ऐसा ही किया। अब हम दोनों वेटर के भेस में थे। चैनल तब्दील हो गया था।
ये चक्कर कैसे चला लिया तुमने? मैंने हैरानी से पूछा। एक हसीना के लिए सब कुछ मुमकिन होता है, तारिक मानी के इजलाज में बोला। वो दोनों वेटर्स ड्रेसिंग रूम में गए थे। मैं भी उनके पीछे चला गया था और मुस्कुरा कर उनकी तरफ देखने लगा, और इसी तरह मुस्कुराते मुस्कुराते मैंने इन दोनों को इंटा का फील कर डाला। और अगर किसी ने इनके जस्ते खाकी देख लिए तो शोर मच जाएगा। मैंने गुमान जाहिर किया। इन्हें मैंने बांध कर एक ऐसे कोने में डाल दिया है जहां वो भूखे प्यासे और बेबसी के आलम में 24 से 48 घंटे तक रह सकते हैं। हम दोनों ट्रे उठाए बाहर लान की जानिब बढ़े ही थे कि अचानक वही गार्ड नजर आ गया जिससे हम पर छुपा हुआ था। हम उसके करीब से गुजरते चले गए और उसे भनक तक नहीं पड़ सकी। नीली वर्दी वाले वेटर लान और अंदर खाल तक महदूद थे, जबकि सुर्ख वर्दी वाले वेटर्स स्टेज पर सर्व करने में मसरूफ थे। हमारे जिस्मों पर सुर्ख वर्दियां थी। हम दोनों एक बार फिर स्टेज पर आ गए। चुबा करने वाले का दूसरा साथी सूट पोश कार्ड कॉलर पर लगे अपने माइक पर किसी से बातें करने में महव था, और वो कौन हो सकता था ये हमें मालूम था। हम अब खसूसी मेहमानों को सर्व करने में मसरूफ हो गए। यहाँ तारिक ने मुझसे कहा था कि अब हमारा साथ साथ रहने का कोई जवाब नहीं रहा है, वरना फिर हम पर शुबा किया जा सकता है। हम एक दूसरे से दूर नहीं होंगे। मैंने इस बात में सर हिला दिया। सर्व करते करते मैं अदाकार और अदाकाराओं की तरफ चला गया। काजल को मैंने आला ब्रांड की विस्की पेश की। उसने दिलफ्रेब मुस्कुराहट से मना कर दिया और अपने शौहर अजय देवगन से बातें करने लगी। कतरीना ने अलबत्ता मुझे इशारा किया और साथ ही जैकी ने भी मुझे बुलाया। बहुत ही अजीब और मुख्तलिफ तजर्बा लग रहा था मुझे। तब मैंने कभी ऐसी बातों को अहमियत नहीं दी। सेलिब्रिटीज अपनी जगह, बस हर किसी का अपना मिजाज होता है। ये तो मजबूरी थी, इसीलिए मैं इनके सामने ही नहीं करीब भी था। निस्फ घंटे तक यही कुछ चलता रहा। हमारी तलाश में निकला हुआ वो गार्ड भी गोया पानी पीकर नाकाम वापस आ चुका था। यूं शादी की तकरीब अरूज पर थी। लान में से मेहमान आकर यहाँ हाल में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। इसी वक्त तारिक मेरे करीब आया और सरगोशी में बोला, मेरे पीछे आओ चलती। मैंने महसूस किया कि उसकी आवाज में जोश भरी सी लर्जिश थी। उसने मुझे मेज पर से एक भरी हुई ट्रे भी उठाने को कहा। वो मैं उठाकर जल्दी से उसके पीछे लपका। वो एक राहदारी में दाखिल हुआ और चंद कदम चलने के बाद दाएं जाने वाले एक कमरे में दाखिल हो गया। कमरा खाली मगर जरूरत की अशिया से मुज़य्यन था। बड़ा सा बेड बिछा हुआ था और साइड में सोफा और कुर्सियां थी। कोने में एक दूसरा दरवाजा भी नजर आया। सिंगल पट वाला यह दरवाजा शायद दूसरे किसी कमरे या राहदारी में खुलता था। तारिक बेड की जाने बढ़ा और झुककर ट्रे बेड के नीचे खिसका दी और मुझे भी यही करने को कहा। इसकी जोश तले सांसें फूली हुई थीं। फिर सीधा होकर मुझसे धीमी आवाज में मज़कूरा दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, यह दरवाजा एक कमरे में खुलता है जहां शंकर चांकिया आज रात अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ सुहाग रात मनाने वाला है। हमें अंदर ही कहीं घात लगाना होगी। इसकी बात सुनकर मैंने हैरानी से अपनी भवें उचकाई और उसकी तौसीफ में बोला, खूब, ये तो आसान टारगेट हो गया। तुमने इतनी अहम मालूमात कैसे हासिल की? आसान नहीं, ये भी हार्ड टारगेट है, वो बोला। ये मालूमात मैंने वेटर ही के भेस में इनके करीब रहने की कोशिश करते हुए इनकी बातें सुनकर हासिल की है। ये कोई मुश्किल काम नहीं था। चलो फिर देर किस बात की है? मैं भी जोश से बोला, आओ। कहते हुए वो दुबे पाँव कोने वाले दरवाजे की जानिब पड़ा। मैं उसके पीछे था। इसने दरवाजे का लट्टू घुमाया और पहले थोड़ी सी छुरी बनाकर अंदर झांका, फिर पूरा खोल के उसने कमरे में कदम रख दिया और मैंने भी फौरन ही उसकी तकलीद की। इस शाहाना तर्ज के सजे हुए कुशादा कमरे में कदम रखते ही इधर भी खुशबू का झोंका मेरे नतनों से टकराया और यकायक मुझे नींद से महसूस होने लगी और साथ ही मानी खेज किस्म का खुमार दिलो दिमाग में छाने लगा। अजीब ही खुशबू थी। अंदर के ख्वाबनाक और दिल लुभाने वाले माहौल ने मेरी नींद को दो चंद कर दिया। चंद सानियों के लिए मैं ही नहीं, तारिक भी अंदर कदम रखते ही मबहूत सा होकर रह गया था। कमरे में हल्की ख्वाबनाक थी, सुर्ख और बनफशी रंग की रोशनी फैली हुई थी। एसी की मखसूस हल्की नफीस घरर घरर की आवाज गूंज रही थी। एक जानिब छोटा और नफीस किस्म का बार और काउंटर बना हुआ था। वहां शेल्फ में अनवाओ अकसाम की आला ब्रांडेड विस्की की बोतलें सजी हुई थी। जहाजी साइज के बेड पर सुर्ख शनील का नरम कुदास बिस्तर बिछा हुआ था। तकिया और गाउन तकिए भी फूलों की बड़ी ही खूबसूरत सेज बनाई गई थी। यूं बेड पर ही नहीं, फर्श पर बिछे दवीज कालीन पर भी सुर्ख गुलाब के फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। बड़ी नींद भरी ख्वाबगाह है। अब यहाँ क्या करना है, मैंने कहा। वो सोचने के से अंदाज में बोला और इधर उधर देखने लगा। यह वह जगह है जहां हम आसानी से शंकर चांकिया के रंग में भंग डाल सकते हैं। मैंने गोया अपने ताई उसका जुमला उचका तो होले से हंस कर बोला, वो तो डलेगा ही, मगर इस पर काबू पाकर रूमी के बारे में बड़े आराम से उगलवाया जा सकता है। मुझे तो यहाँ छुपने या घात लगाने की कोई ऐसी खास जगह दिखाई नहीं दे रही है। मैंने इधर उधर गर्दन मोड़ कर देखते हुए कहा, बेड के नीचे सबसे बेहतरीन जगह है। कहते हुए तारिक झुक कर बेड के निचले खला को देखने लगा
जिसके बिस्तर की नफीस चादर नीचे तक झूल रही थी। उसने उठा दी। मैं भी झुक कर देखने लगा। तरकीब तो अच्छी है। इससे पहले कि कोई यहाँ आन वारिद हो, अंदर चलने की तैयारी करो। तकरीब इख्तिताम पजीर है, वो बोला। इसके बाद पहले तारिक लेट कर अंदर घुस गया और फिर दूसरी जानिब जाकर मैंने भी यही किया। अब हम कालीन पर बेड के नीचे दुबके हुए लेटे थे। वक्त अंदेशनाक लम्हों और वसवसों की धमक देता भारी सिल की तरह गुजरता रहा। लगभग कोई 1 घंटा हमें इसी तरह ही बेड के नीचे बीत गया और हमें कमरे में किसी के दाखिल होने की कोई आहट सुनाई नहीं थी। ये तो शुक्र रहा कि नीचे फर्श पर मोटा कालीन था और फिजा भी कमरे की ठंडी थी, वरना तो हम अकड़ चुके होते। यूं खला भी काफी था और हम इस तरह पड़े होकर जरूरतन हिल चुल भी सकते थे। मजीद चंद मिनट और बीते होंगे कि अचानक हमारे कान एक आहट पर खड़े हो गए। ये दरवाजा खुलने की आवाज थी। हम यही समझे शायद दुल्हा दुल्हन अंदर दाखिल होने लगे थे। तारिक दरवाजे के रुख पर था, मैं उसकी दूसरी जानिब। उसी ही ने थोड़ी गर्दन घुमा कर देखा। उसे शायद किसी के भारी बूट दिखाई दिए और मुझसे सरगोशी में बोला, कोई अंदर आया है। इस वक्त हल्की सी चिट के साथ कमरा रोशन हो गया। कोई कौन? क्या दुल्हा अकेला है या दुल्हन? मैंने भी नीची ही आवाज में पूछा। जूतों और पतलून के पांचों से मुझे वो गार्ड ही दिखता है, तारिक ने कहा और मैं परेशान सा हो गया। शायद कमरे की चेकिंग के लिए आया है। इसके पीछे एक और भी है, तारिक ने बताया। अगर मैंने कहना चाहा मगर उसने मेरा जिस्म दबा कर मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। मैंने यकदम होंठ सी लिए थे। सब ओके अजाने, एक आवाज उभरी जो इन्हीं में से एक की थी। तारिक का ख्याल सही निकला था, तहाँ मुझे डर भी हुआ कि कहीं ये लोग झुक कर बेड के नीचे न झांक लें। लेकिन यार शत्रु, मेरा दिल अभी तक उस मशकूक जोड़े की तरफ से खटक में मुब्तला है। फिर वो अचानक गायब भी हो गए। हो सकता है ये तेरा वहम हो जाने। वो तेरी वजह से नाराज होकर चले गए हैं। अपनी खैर मना ले, वो बाद में अपने शंकर जी से शिकायत भी कर सकते हैं तेरी। मैं और तारिक इस शत्रु और जानी की बात ही खामोशी से सुन रहे थे और बिलाशुबा वो हमारा ही जिक्र कर रहे थे। जानी ही वो गार्ड था जिसे हम पर शुबा हुआ था। मुझे उसकी परवाह नहीं, ना ही शंकर जी को हो सकती है, परंतु मुझे अब भी कोई बात खटक रही है। मन बेचैन है यार, यूं लगता है जैसे अभी कुछ होने वाला है। बस पड़ गए फिर वहम में। अबे चल वापस, सब ठीक है, शत्रु ने कहा और फिर लाइट ऑफ हो गई। इसके बाद दोनों के जाते कदमों की आवाज उभरी, फिर दरवाजा बंद हो गया। अभी मैं और तारिक आपस में तबादला ख्याल कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजा खुला और चिलमिलाते आंचल में खनकती हंसती और शंकर के कहके की आवाज उभरी। हम मोहतात हो गए। खुशबुओं के झोंकों के साथ दूल्हा दुल्हन अंदर आ चुके थे। बड़े सहज के साथ दुल्हन अपने खूबसूरत और दीदा जेब सैंडलों से कदम उठाती हुई बेड पर आ गई थी। फिर मुझे उसके गोरे गोरे पांव सैंडल को छोड़ते नजर आने लगे। हम दोनों ही इस तरह सर मोड़े देख रहे थे। शंकर के जूते भी नजर आए। मैंने अपनी नाक सुकेड़ ली। दुल्हन बेड पर बैठ चुकी थी और शंकर अपनी नई नवीली दुल्हन के साथ अटकलियां करने में लगा हुआ था। धीरज, इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती। अभी तो पूरी रात पड़ी है डार्लिंग, जरा पैक तो बना लो। दुल्हन शल्पा की मुझे दुलार करती आवाज सुनाई थी। मेरी पेशानी पर न जाने क्यों पसीना आने लगा। हालांकि एसी ऑन था, ताहम बेड के नीचे काफी देर तक पड़े रहने के सबब अब घुटन और गर्मी का एहसास होने लगा था। अभी मैं नहाता हूँ स्वीट हार्ट, उसके बगैर प्यार करने का मजा क्या खाक आएगा। मुझे शंकर की आवाज सुनाई दी और मैंने इस पर और उसकी बात पर दिल की उम्मीद गहराइयों से लानत भेजी। लाइट अभी नहीं जलाई गई थी। हल्की ख्वाबनाक रोशनी ही से काम चल रहा था इनका। मेरा ख्याल है इस मरदूद को निकल कर छाप लेते। मैंने लेटे लेटे तारिक के कान में सरगोशी की। अभी नहीं, दोहा गर्म होने दो, ये लोग जाम चढ़ा लें, इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा, तारिक ने कहा। उसकी बात पर मेरी तबीयत मक्तर होने लगी। उसी लहजे में बोला, जाम चढ़ा लेने के बाद क्या ये दोनों हमारे आगे सरे तस्लीम कम हो जाएंगे? यही समझो, तारिक ने मुख्तसरन जवाब दिया। मैं होंठ भींच कर चुप हो गया। आह स्वीट हार्ट, मुझे विश्वास नहीं आता कि तुम्हारी जैसी हसीन और जमील अप्सरा को बिलाखिर मैं अपनी पत्नी बनाने में कामयाब हुआ। शंकर की मुसरतों भरी आवाज दोबारा उभरी। स्वीट हार्ट शल्पा, कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? कहीं मेरी आंख ही न खुल जाए? कमबख्त गजब की रोमानवी एक्टिंग करके अपनी नई दुल्हन को लुभाने में लगा हुआ था और मैं बेचैनी से मुंतजिर था कि वो बेड पर कूदे तो हम बाहर निकलकर मजनू की औलाद की गर्दन नापे। चिमटी काट लूं तुम्हें डार्लिंग, फिर तो विश्वास हो जाएगा। दुल्हन शल्पा की खनकती हंसे के साथ आवाज उभरी। यार मेरी तो तबीयत मकदर हो रही है इनकी बातों से। मैंने चिढ़कर तारिक के कान में सरगोशी की। श्श, तारिक ने हुले से शिशकार दिया। मैंने दांत समेत अपने होंठ भींच लिए। अचानक कमरे में ऐसी आवाज उभरी
जैसे किसी गैस वाली बोतल का ढक्कन उड़ाया गया हो, मगर इसके साथ ही हल्की टन की आवाज भी उभरी। मैं चौंका। मेरे बिल्कुल करीब दबीज कालीन पर शराब की बोतल गिरी थी, जो यकीनन शंकर के हाथ से खोलते हुए छूटी होगी। वो लुढ़क कर मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई थी। इसके अंदर से भल भल करती शराब निकलने लगी। ओह डार्लिंग, तुम्हारे हाथ अभी ही से कांपने लग गए। बोतल गिरा दी। दुल्हन शल्पा की खनखनाती हंसी के साथ ये आवाज उभरी थी, जबकि शंकर खज्जल अंदाज में हंसा था और बोतल उठाने के लिए झुका भी। बेड के नीचे तो उसने नहीं देखा, अलबत्ता झुके झुके ही अंदर हाथ मारते हुए बोतल तलाशने लगा। तो बेख्तियार मेरी जी में क्या आई कि मैंने अपने चेहरे की तरफ लुढ़की हुई बोतल उठाकर लेटे लेटे ही उसके हाथ की तरफ बढ़ा दी, जो उसने न सिर्फ थाम ली बल्कि हल्के से उसके शुक्रिया कहने की भी आवाज आई। लेकिन दूसरे लम्हे उसे हकीकत का अंदाजा हुआ तो वो एक जोरदार और हैरत भरी हैं कहता वो पूरा झुककर बेड के नीचे देखने लगा। इसका मकरूह चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। मैंने पहले तो उसे देखते ही अपनी बातें शुमालन जनूबन फैला दी और उसके बाद आओ देखा न था अपने दाएं हाथ का कौनसा जोर से उसकी मोटी पकौड़ा से नाक पर जड़ दिया। शंकर चाकिया के हल्क से बुलबुलाती आवाज उभरी। बेड पर बैठी उसकी नौबेहाता दुल्हन भी खौफो परेशानी से चीखी। इधर खतरे और गड़बड़ का एहसास होती तारिक बिजली किसी फुर्ती के साथ लुढ़कनी मारकर बेड से निकला और मैं दूसरी तरफ से, जहां शंकर चाकिया अपनी जख्मी नाक और चेहरे समेत कालीन पर पड़ा था। मैंने उसकी गर्दन दबोच ली। वो खरखर करने लगा, जबकि इधर तारिक दुल्हन शल्पा को काबू कर चुका था। लेकिन कहाँ, वो तो इस नाकाबिले यकीन और अपनी हुजला अरूसी में दो अजनबियों की मौजूदगी का खौफनाक नजारा करने की हिम्मत ही नहीं कर सकी थी और गश खाती हुई तारिक के बाजू में झुल गई थी। तारिक ने उसे बड़ी एहतियात के साथ लिटा दिया और मेरी जानिब मुतवज्जा हुआ। किस्सा मुख्तसर, शंकर चाकिया पर हम दोनों चढ़ दौड़े थे। इसे काबू करके एक कुर्सी पर बिठा दिया। तारिक ने साइलेंसर लगा पिस्तौल, जो न जाने उसने कहां से मारा था या उसके पास पहले ही से एहतियात के पेशे नजर मौजूद रहा होगा। इसके नाल शंकर की कारी मोटी और भद्दी गर्दन से लगाते हुए भेड़िए जैसी गोराहट से बोला, खेल खत्म हुआ सुवर की औलाद, कुत्ते की भी औलाद। मैंने गोया लगे हाथों गिरा लगाई और दिल की भड़ास निकाली। शंकर की हालत नाहित काबिल रहम हो रही थी। जख्मी और पिचकी हुई नाक से मुसलसल खून बह रहा था, जिससे उसकी कीमती गोल्डन शेरवानी सुर्ख हो गई थी। मेरा ख्याल है पहले इसकी नाक साफ की जाए, खून बंद किया जाए। मैंने तारिक को मशवरा दिया और फिर खुद मैंने ही उसकी शेरवानी की जेब में ठुंसा हुआ रुमाल निकालकर उसकी नाक को हल्के से पंच किया। तो उसने पता नहीं तकलीफ से या फिर चालाकी से चीखना चाहा था कि मैंने फौरन अपना दूसरा हाथ उसके लहू रंग मुंह पर रख। उसकी आवाज घुट कर आ गई थी। कहीं इस गड़बड़ की आवाजें बाहर तो नहीं गई होंगी? मैंने किसी ख्याल के पेशे नजर तारिक से कहा। मेरा ख्याल नहीं गई होंगी, कमरा एयर टाइट है। फिर भी तुम जरा दरवाजा थोड़ा खोलकर झुरी सी बनाकर झांकने की कोशिश कर सकते हो तो तसल्ली कर लो। अच्छा ही है, संभालो इसके मुंह को, मैंने कहा और शंकर के मुंह से हाथ हटाया तो तारिक ने उसे धमकी दे डाली कि अगर जरा भी आवाज निकाली या कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो इसकी गर्दन में अपने खामोश पिस्तौल की गोली उतार देगा। मैं दरवाजे की जानिब तेजी से बढ़ा और बुलेट गिराकर बेआवाज थोड़ा खोला, फिर उसकी मुतवाजी झुरी से एक आंख लगा दी। सामने का मकदूर भर मंजर आया होने लगा, जो एक सुनसान राहदारी के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने इसी आहिस्तगी के साथ दरवाजा बंद करके अंदर से बुलेट कर दिया और पलटकर तारिक को ओके का सिग्नल दे दिया।